स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हमारा ये लेंस चैप्टर जो है इसमें कुछ डेरिवेशंस हैं, तो आज से स्टार्ट करेंगे इन डेरिवेशंस की। और इस चैप्टर के हर एक डेरिवेशन के बारे में आपको हम बताएंगे। जैसा कि आज हम एक न्यू डेरिवेशन लेकर आए हैं। डेरिवेशन क्या है हमारा? किसी अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश का अपवर्तन। इसीलिए हमने आपको पहले क्लास में ही आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसलिए हमने आपको बता दिया था। हम चाहते तो आपको डायरेक्टली इनके इस डेरिवेशन के बारे में आपको बता सकते थे, लेकिन हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन की बात हो रही है। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले आपको यही पता होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। क्योंकि यहाँ पर जिन बच्चों ने अब प्रकाश का अपवर्तन वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर पहले वो वीडियो जाकर देखें, तो आज का क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये डेरिवेशन है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा ये गारंटी हम लेते हैं। क्योंकि इसलिए यहाँ पर हम आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे कि इस डेरिवेशन को करेंगे कैसे। अगर आप यही डेरिवेशन बुक में देखेंगे या मॉडल पेपर में देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। उनसे मॉडल पेपर और जो हमारी बुक्स हैं उनसे कम शब्दों में हम आपको इसका डेरिवेशन करा देंगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि इसके ऊपर लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र निगमित कीजिए। सूत्र को आप प्रूव करना पड़ेगा। इसमें आपको जो हमारा प्रूवमेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको लिख के बताते हैं। इस तरीके से प्रूवमेंट आएगा n/v माइनस का 1/u इज इक्वल्स टू n माइनस 1/r। ये हमारा प्रूवमेंट आएगा इस डेरिवेशन में। तो आपको इस यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा कि किसी अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश का अपवर्तन के लिए इस सूत्र को आप प्रूफ कर दिखाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आपको जब तक ये पता ही नहीं होगा कि डेरिवेशन क्या है तो तब तक आप इस फॉर्मूले को प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेरिवेशन जो है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए यहाँ पर कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जो कि हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है, आपको पता होना चाहिए अवतल पृष्ठ क्या होता है। देखिए दो पृष्ठ होता है अवतल, एक होता है उत्तल। यानी दो लेंस होते हैं, एक अवतल होता है एक उत्तल लेंस होता है। अब आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए जब भी आपको इस तरीके से लेंस दिखेगा इस तरीके से, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो मतलब यहाँ से जो पॉलिश होती है इस तरीके से, और प्रकाश का जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें वो इस तरीके से आएंगी। यानी यहाँ से आई, टकराई और टकरा के इधर लौट गई। जब भी आपको इस तरीके से लेंस दिखेगा तो इसको हम बोलते हैं अवतल पृष्ठ या अवतल दर्पण आप कह सकते हैं। क्या हमने आपको बताया इस तरीके से दिखेगा कि इसके देखिए ये जो उभरा हुआ भाग है इस पर जो होगी पॉलिश होगी, लेकिन जो दबा वाला भाग है यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहाँ पर आपको जब भी इस तरीके से आपको कहीं पर भी लेंस दिखे तो आप समझ जाएंगे कौन सा पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से दिखे, यहाँ पर क्या था, उभरे हुए भाग पर कलई थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर दें, दबे हुए भाग पर कलई कर दें और यानी कि पॉलिश कर दें और उभरे हुए भाग से परावर्तन कर दें, तब क्या कहेंगे ये कौन सा है, हमारा उत्तल है। क्या है, हमारा उत्तल है। लेकिन अगर इस तरीके से होगा तो हम क्या समझेंगे, ये हमारा क्या है, अवतल है। तो बात यहाँ पर किसकी हो रही है, अवतल पृष्ठ की हो रही है। तो यहाँ पर डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इस लेंस के इसकी तरह बनेगा। क्या करेंगे, इस तरीके से लेंस बनाएंगे कि उभरे हुए भाग पर कलई हो यानी कि पॉलिश, और दबे हुए भाग से परावर्तन हो। तो ये हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। यहाँ पर अवतल पृष्ठ की बात करी गई है तो हम इस तरीके से ही डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले ये आपको डेरिवेशन आए या ना आए वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है हम इस तरीके से चित्र बनाएंगे। पूरा खेल चित्र का ये होता है। अगर आपको ये चित्र समझ में आ गया है तो
आप ये डेरिवेशन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आपको जो भी हम चित्र भी बनाने जा रहे हैं वो नहीं समझ में आया है, तो आप कितना भी कोशिश कर लें, आप बिना रटे हुए ये डेरिवेशन कर ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पर हमने आपको हर क्लास में यही बताया है कि आप हमारी वीडियोस देखकर कभी भी रटने की कोशिश ना करें। केवल आप समझें, केवल प्रोसेस समझें कि ये हो क्या रहा है। रटने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि रटी हुई चीज़ हमेशा भूल जाएंगे आप। लेकिन आपने जो चीज़ समझी है, समझी हुई चीज़ कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं, वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहती है। इसलिए आपसे कृपया निवेदन यही है कि आप इस चीज़ को रटे बिल्कुल ना, केवल समझने की कोशिश करें और केवल प्रैक्टिस करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को बताते हैं इसके बारे में, ये हमारा डेरिवेशन होगा कैसे। सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि आपको चित्र समझना है, तो आप बनाते हैं यहाँ पर चित्र। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अवतल पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, अवतल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक अवतल लेंस बना लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने अवतल लेंस बना लेना है। हम भी यहाँ पर अवतल लेंस बना लेते हैं। इस तरीके से आपको अवतल लेंस बना लेना है। यहाँ पर अभी हमने आपको ऊपर बताया था, देखिए यहाँ से हमारी प्रकाश किरणें जाएंगी, यानी दबे हुए भाग से प्रकाश किरणें जाएंगी, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल वाला। लेकिन अगर हम इसको उल्टा बनाते इस तरीके से, और इधर वाले पार्ट से, मतलब जो उभरा हुआ पार्ट है उससे हमारी जाती, अगर हमारी उभरे हुए भाग से प्रकाश जा रहा होता, परावर्तन हो रहा होता प्रकाश का, तो हम उसको बोलते उत्तल। यहाँ पर अवतल था तो हमने यहाँ पर अवतल लेंस ले लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु है, वो यहाँ पर रखी है। अब यहाँ पर देखिए जो रेखा है, इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, ये जो लेंस के बीचों बीच से जो ये रेखा जाती है, इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये भी अभी आपको हम थ्योरी में लिखवाएंगे, इसलिए बता रहे हैं। ये जो लेंस के बीचों बीच से जो रेखा जाती है, इसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। और ये जो बीच का जो पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल, इसलिए लिखेंगे पी से। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर देखिए हमने इस मुख्य अक्ष पर मान लिया है कोई ओ वस्तु रखी हुई है। लेंस के बिल्कुल जस्ट सामने, लेंस के जस्ट सामने जो है एक वस्तु ओ रखी है। हमने आपको रेखीय आवर्धन में बताया था वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं, इसलिए ओ लिखा है। क्या लिखा है, ओ लिखा है। अब देखिए जब वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी, तो ये जो पहले हम वस्तु से प्रकाश किरण को चला लेते हैं। ये वस्तु है, ये वस्तु से प्रकाश किरण चली, यहाँ पर आएगी। तो इतना पहले बना लेते हैं, वस्तु से प्रकाश किरण इस चल गई, चली। चलने के बाद क्या होगा, हमने आपको अपवर्तन में क्या बताया था, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश किरण, तो अपने माध्यम से टकराकर, मतलब जो हमारा पृष्ठ होता है उससे टकराकर थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये हमारा क्या है, पृष्ठ है। क्या है, अवतल पृष्ठ है। अवतल पृष्ठ से यहाँ से टकराएगी तो ये सीधी नहीं जाएगी, क्या करेगी, थोड़ा सा मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी इस रेखा को मोड़ देंगे। देखिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी रेखा को मोड़ दिया है। क्या किया, सबसे पहले एक बार आपको फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल पृष्ठ लिया है, यहाँ से इसके सामने हमने एक वस्तु रखी है ओ। क्या मानिए, एक वस्तु ओ है, इसके सामने ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, क्योंकि देखिए वस्तु है तो उससे प्रकाश किरण तो चलेगी। वस्तु से प्रकाश किरण ये चली, प्रकाश यानी इस यहाँ से आया है। अब ये अवतल पृष्ठ है। अपवर्तन में हमने आपको एक बात बताई थी कि जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरण प्रवेश करती है तो पृष्ठ से टकराकर थोड़ा सा मुड़ जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन की ही बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एक वस्तु ली है, यहाँ से प्रकाश किरण गई और देखिए थोड़ा सा यहाँ से मुड़ गई है। सीधे नहीं आपको ले जानी है, क्या करना है, प्रकाश किरण आएगी और इस पृष्ठ से, अवतल पृष्ठ से टकराई, यहाँ पर टकराई यानी टच करा है, और यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ से मुड़ जाएगी। यही हमारी घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए वस्तु है, प्रकाश भी यहाँ पर है। जब प्रकाश होता है वस्तु भी होगी तो एक प्रतिबिंब भी बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब छाया।
अब यहाँ पर देखिए छाया कब बनती है, जब प्रकाश यानी सूर्य, जब लाइट होगी और वस्तु भी होगी, तब क्या बनेगी, वस्तु का हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा। ये वस्तु है तो इसका मतलब ये है अगर प्रकाश यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। तो देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जो हमने रेखा इस ये प्रकाश किरण गई इस पृष्ठ से टकराई तो यहाँ पर इस थोड़ा सा मुड़ गई है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, बिल्कुल इसके सीधे हम एक रेखा खींचेंगे। ये जो हम यहाँ से जो थोड़ी सी रेखा मुड़ी है इसी के पीछे एक सीधी रेखा खींचेंगे इस तरीके से, जैसे कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ गई है तो इसी के सीधे यहाँ पर इस तरीके से रेखा को मोड़ा है, तो आपको ऐसी स्केल रखनी है कि इसके बिल्कुल सीधे ही एक रेखा खींचनी है। देखिए हम यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे, डॉटेड से इसलिए यहाँ पर दर्शाएंगे क्योंकि ये प्रतिबिंब है, इसीलिए देखिए बिल्कुल जो मुड़ी हुई रेखा है उसके बिल्कुल सीधे एक रेखा हमने पीछे खींची है, यहीं पर हमारा क्या होगा, वस्तु का ये क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। आई क्यों लिखा है, क्योंकि आई क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है, इसलिए प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। तो यहाँ पर वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमारा यहाँ पर बनेगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक अभिलंब भी खींचेंगे। क्या खींचेंगे, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने एक अभिलंब इस तरीके से खींचना है, इस तरीके से एक अभिलंब हम खींच लेंगे, इसका नाम हम दे देंगे सी और एन, और ये जो बिंदु है यहाँ पर जो भी रेखाएं जा रही हैं इस बिंदु का नाम हम दे देंगे ओ, और यहाँ पर एक अभिलंब एक लंब खींचेंगे। ये तो हो गया अभिलंब, लेकिन अब एक लंब भी खींचेंगे। देखिए यहाँ पर एक लंब भी खींचा है हमने, चलो डॉटेड से दिखा देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो कि इतनी सारी यहाँ पर लाइनें हो गई हैं। तो ये जो डॉटेड से दिखा है ये एक लंब खींचा है, इसका नाम हम दे रहे हैं ए, यहाँ से यहाँ तक है ए और एम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आपको एक बात बताई थी, अपवर्तन में भी बताई थी कि देखिए जो किरण गई है उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और उसका कोण क्या होता है, आई कोण होता है। यहाँ पर देखिए ये किरण गई है तो इस किरण का कोण क्या होगा हमारा, आई। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का कोण हम क्या बना लेंगे, आई। यहाँ से इस अभिलंब से यहाँ ये जो प्रकाश किरण गई तो गई है तो इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और यहाँ पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, आपतन कोण, और आपतन कोण को किससे लिखते हैं, आई से। अब क्या है, जो किरण गई है यहाँ से आई और यहाँ से पृष्ठ से टकराने के बाद यहाँ पर मुड़ गई है तो इस कोण को क्या कहेंगे, हम आर कहेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा कोण बनता तो इसके जस्ट यहाँ पर हमने आर लिख दिया है। देखिए यही वाली तो हमारी लाइन है प्रतिबिंब वाली, ये इसको हमने पीछे बढ़ाया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आर बनेगा कोण। तो इस आर को हमने यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर लिख दिया है, तो बात वहाँ पर सेम ही है कि आर जो कोण यहाँ होता है वही कोण यहाँ पर भी होगा। देखिए जितना यहाँ पर है इतना इतना यहीं पर भी है, सेम है। तो यहाँ पर इस यहाँ से यानी ए आई सी का मान कितना हो जाएगा, कोण कितना है, आर है, और ए ओ सी का कोण कितना है, आई है। फिर से आपको बताएंगे एक बार अच्छे से चित्र, लेकिन इस चित्र को एक बार पूरा कर लेते हैं। ये जो हमने यहाँ पर लंब खींचा था ए एम, लंब क्या खींचा है, ए एम, तो इसकी हम ऊंचाई मान लेंगे कितनी है, एच। यहाँ पर आप लिख लें कि ये जो कितनी हाइट है इसकी, एच है। ए एम की ऊंचाई कितनी है, एच है। बस ये चित्र अब थोड़ा सा बाकी है, इसमें थोड़ी सी और एक चीज़ और बाकी बची है और ये चित्र पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी हम आर लिख देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो किरण गई है तो यानी इसका कोण क्या होगा, आई। और जो किरण आई है उसका कोण क्या होगा, आई। जो किरण गई है उसका कोण क्या होता है, आर। जब ये कोण आर है तो इसके अपोजिट वाला भी क्या होगा, आर ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पर आर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको रेखीय आवर्धन में बताया था कि एम बराबर होता है आई अपॉन में ओ, और आई क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो इसको हम v अपॉन में u भी लिख सकते हैं ना। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी o होगा तो वस्तु की लंबाई को o से लिखते हैं, लेकिन दूरी क्या होगी, u। तो और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, v होगी। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, ये क्या है, वस्तु, ये है हमारा पृष्ठ। तो वस्तु से पृष्ठ तक की दूरी हम क्या मानेंगे, u। वस्तु से पृष्ठ तक की दूरी क्या मानेंगे, u, क्योंकि हम आपको ये रेखीय आवर्धन में ही बता चुके हैं कि वस्तु से जो वस्तु की दूरी होती है
उसको हम u से लिखते हैं। तो वस्तु की दूरी को हमने u से लिख लिया है। ये वस्तु है, ये पृष्ठ है, वस्तु से पृष्ठ तक की दूरी क्या होगी, u। अब दूसरी बात, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी किससे, प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं v से। ये हमारा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब से पृष्ठ तक की दूरी को हम क्या मान लेंगे, v। इस तरीके से देखिए, हमने प्रतिबिंब से पृष्ठ तक की दूरी को क्या मान लिया है, v। अब यहाँ पर एक दूरी और माननी है। आपने पढ़ा होगा, ये जो एक सर्कल होता है यानी गोला है एक, और इसका केंद्र होता है बीच में, तो केंद्र से इस परिधि यानी ये जो पूरा सर्कल होता है, ये होती है इसकी परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, r होती है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस ऐसा ही है। ये जो लेंस बना है, ये लेंस पूरा होगा इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो मान लेंगे ये पूरा है, इसका केंद्र हम मान लेंगे ये C है, यहाँ पर केंद्र होगा। तो केंद्र से यहाँ तक की लेंस तक की दूरी को क्या होती है, त्रिज्या होती है। और त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से, क्योंकि r इससे इसलिए लिखते हैं, r फॉर होता है रेडियस, और रेडियस को ही हम बोलते हैं त्रिज्या, इसलिए r से लिखा है। अब यहाँ पर कोण और बचे हैं। यहाँ पर हम कोण मान लेंगे अल्फा, यहाँ पर कोण मान लेंगे बीटा, और यहाँ पर कोण हम मान लेंगे गामा। और ये हमने अभी आपको बताया था, ये जो दर्पण होता है, ये जो लेंस है, इसके बीच में जो पॉइंट होता है, बीच का बिंदु, उसको हम बोलते हैं ध्रुव यानी कि पोल, इंग्लिश में बोलते हैं पोल, इसलिए P से लिखा है। तो देखिए, ये चित्र पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अच्छी तरीके से इस चित्र को देख लीजिए। एक बार आपको इस चित्र के बारे में फिर से बता देंगे कि किस तरीके से चित्र हमने बनाया है, जिससे आप इस डेरिवेशन को बहुत आसान तरीके से कर सकें। फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लेंस ले लिया, अवतल पृष्ठ है इसलिए हमने एक अवतल पृष्ठ ले लिया है। ओके, अवतल पृष्ठ किस तरीके से होता है आप याद रखें, आप इस तरीके से बिल्कुल ना बनाएं अवतल पृष्ठ को, ये हो जाएगा उत्तल, ये होता है अवतल पृष्ठ। इसके सामने हमने मान ली एक वस्तु रखी है ओ मान ली। अब हमने आपको अपवर्तन पढ़ा ही चुके हैं पहले। अपवर्तन क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाती है तो वो पृष्ठ से टकराकर थोड़ा सा मुड़ जाती है। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर भी किया है। वस्तु से किरण चली और चलने के बाद थोड़ा, ये पृष्ठ है तो पृष्ठ से टकराई यहाँ पर, यानी टच किया पृष्ठ को, और थोड़ा सा यहाँ से मुड़ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे से एक लाइन खींच लेंगे। क्यों खींची हमने लाइन, क्योंकि वस्तु है तो प्रतिबिंब तो इसका बनेगा ही बनेगा, यानी वस्तु है तो इसकी छाया बनेगी, परछाई बनेगी इसकी। तो वस्तु है तो इसकी परछाई यहाँ पर बनेगी। कैसे बनी, जो टकराई है इसी रेखा को हमने पीछे बढ़ाया है, यही रेखा हमारी, ये जो बिंदु हमारा यहाँ पर मिला है, यही वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक लंब खींच लिया है CN, एक अभिलंब खींचा है CN, और एक लंब भी खींच लिया है A और M, और इसकी ऊंचाई हम मान ली है, हमने H मान ली है। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमने आपको ये बताया था, जो लेंस जो पृष्ठ होता है उसके जो बीचों बीच के पॉइंट होता है, जो केंद्र होता है इसका, उसको हम P से लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये होता है दर्पण का ध्रुव। क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, इसलिए P से लिखते हैं। और ये जो सीधी रेखा है इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलते हैं इस रेखा को। जो भी दर्पण होगा उसके जो बीचों बीच से रेखा जाएगी उसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष, और जो बीच का बिंदु होगा उसको हम बोलते हैं ध्रुव। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, जो किरण गई है, जो किरण मतलब आ रही है, स्पष्ट से जो किरण टकराएगी, वो उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्योंकि आ रही है ना, इसलिए आपतित किरण। आ रही है तो कोण भी क्या होगा, आई होगा। जो किरण आ रही है उसका कोण आई। देखिए, ये किरण आई तो हमने इस कोण का नाम दे दिया आई। ये सब हम आपको बातें अपवर्तन में बता ही चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहे हैं। अगर आपको अच्छे से जानना है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है तो आप वो वीडियो हमारे जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो किरण गई, पृष्ठ से टकराकर जो किरण गई, उस कोण को बोलते हैं, उस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण, और उस कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण, यानी कि R से लिखते हैं। जब ये वाला कोण R है तो ये वाला कोण भी R होगा, क्योंकि देखिए जितना ये है उतना ही ये भी है। तो ये जो कोण है R, तो इसलिए ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इतनी बात आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए, जो वस्तु से पृष्ठ तक की दूरी को किससे लिखते हैं, U से, तो हमने U लिख लिया है। प्रतिबिंब से पृष्ठ तक की दूरी को हम V से लिखते हैं, इसलिए V से लिख लिया है। और जो हमारी केंद्र होता है, ये हमने मान लिया था केंद्र होगा कोई पृष्ठ का,
और इससे जो पृष्ठ तक की दूरी होगी यानी त्रिज्या जो होगी उसको हमने लिख लिया है आर से लिख लिया है, क्योंकि त्रिज्या को आर से इसलिए लिखते हैं क्योंकि आर फॉर रेडियस, रेडियस माने त्रिज्या। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये डेरिवेशन आपको ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल कुछ भी डाउट नहीं रहेगा कि डेरिवेशन में क्या किया है, कैसे किया है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप अच्छी तरीके से समझते जाएं कि हम आपको बता क्या रहे हैं। बस जितना हमने आपको, फिर हमने इसके नाम दे दिए, ये बिंदु हमने ओ मान लिया है, ये लंब हमने अभिलंब हमने CN खींच दिया, इसको हमने पॉइंट ओ यानी ओ, इस बिंदु को हमने ओ मान लिया है, तो यह लंब क्या हो जाएगा AM, ऊंचाई क्या है H है। तो आशा करते हैं ये आपको जो चित्र हमने बनाया है ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो जैसा जैसा हमने चित्र में बनाया है सेम वैसी ही थ्योरी हम लिखेंगे, क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे चित्र में बनाएंगे वैसे तो लिखेंगे, क्योंकि रटने वाला काम यहाँ पर हमको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे जैसे हमने चित्र में बनाया है वैसे ही लिखेंगे। तो चलिए कुछ थ्योरी आपको लिख के बता देते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमने चित्र में क्या किया था, सबसे पहले हमने एक पृष्ठ ले लिया था, वही हमने यहाँ पर लिख दिया कि चित्र में एक अवतल पृष्ठ दिखाया गया है। एक पृष्ठ लिया था तो हमने एक पृष्ठ दिखा दिया, कौन सा है, अवतल पृष्ठ है। उसके बाद हमने क्या किया था, इस पृष्ठ के सामने हमने एक बिंदु माना था, यानी वस्तु क्या मानी है, ओ मानी है, यानी इस पृष्ठ के सामने ओ एक वस्तु रखी है। वही यहाँ पर लिख दिया कि जिसके सामने एक बिंदु वस्तु ओ रखी है। फिर हमने क्या किया, इस वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी और चलने के बाद जब इस पृष्ठ से टकराएगी तो थोड़ा सा मुड़ जाएगी, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, इससे प्रकाश किरण आती है और पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुड़ जाती है। इसका मतलब यही है कि ये जब ये पृष्ठ पर टकराएगी तो टकराने के बाद थोड़ा सा मुड़ जाएगी। अब देखिए हमने उसके बाद क्या किया, इतना करने के बाद ये जो रेखा है, जो मुड़ी है प्रकाश किरण, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाने के बाद ये मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटेगी, और यही हमारा क्या है, ये I क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। I क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। तो ये लाइन हमने यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। देखिए जैसा सेम हमने आपको बताया वैसे लिख दिया। क्या लिख दिया कि इसे सीधा पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटती है। इसी रेखा को देखिए हमने पीछे बढ़ाया था और किस पर काट रही थी, I पर काट रही थी, I लिख दिया। फिर हमने क्या किया, एक हमने अभिलंब खींचा था C और N, यहाँ पर लिख दिया। एक अभिलंब CN खींचा, यहाँ पर एक लाइन ये भी लिख लीजिएगा, यह वस्तु का प्रतिबिंब होगा। जो I है वो क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। उसके बाद हमने ये रेखा खींची CN, लिख दिया, एक अभिलंब CN खींचा और एक लंब भी खींचा AM, जिसकी ऊंचाई क्या होगी, H होगी। बस यहाँ पर जितना हमने आपको ये बनाया है, जो भी हमने इस चित्र में बनाया है सेम टू सेम वैसा ही हमने थ्योरी में लिख दिया है, जो भी काम हमने चित्र में अभी किया था। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हमने आपको अपवर्तन पढ़ाया था, तो अपवर्तन में कुछ नियम पढ़ाए थे। इसके पहला नियम अपवर्तन का ये था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हमारा ये था, साइन I अपॉन में साइन R बराबर N। उस वीडियो में अभी हमने आपको बताया था, केवल आपको दूसरा नियम यही याद रखना है कि साइन I अपॉन में साइन R बराबर N होता है। ये हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या कराएंगे, एक इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम स्नेल का नियम लगाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमको I और R के मान चाहिए होंगे। अब हम ये I और R के मान कैसे निकालेंगे, चित्र में देखिए ये I दे रखा है, ये R दे रखा है, तो यहाँ पर हम I और R के मान निकाल देंगे। ये मान निकालने के बाद हम इस स्नेल के नियम में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपको आगे प्रोसेस बताएंगे कि क्या करना होगा। सबसे पहले वो हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम लगाने से पहले यहाँ पर हमको I और R के मान निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट बताते हैं आपको I और R के मान कैसे निकालेंगे। I देखिए ये कोण है I, ये वाला कोण I है, तो ये देखिए इस तरीके से ये बना है I। एंगल आपको केवल देखना है और आपको कुछ नहीं देखना है, केवल आपको I वाला देखना है, ये है I। चलिए आप इससे बना देते हैं, ये है I। केवल आपको अभी I वाला ही देखना है, क्योंकि I वाला ही हम अभी निकालेंगे। आपको इस चित्र में आप केवल इसको देखना है, ये वाला एंगल जो I है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल क्या है, यानी त्रिभुज हमारा क्या है, AOC। तो यहाँ पर लिख देंगे हम त्रिभुज AOC
सी में, ऐसा करके आप लिख देंगे। जिसकी ऊंचाई h है तब एंगल यानी त्रिभुज AOC में, AOC आपको दिख ही रहा होगा, ये I है, यहाँ पर कोण आपका अल्फा बनना है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कोण आपको नहीं दे रखा है। अभी आपको ये बीच वाली लाइन नहीं देखनी है, ये जो बीच वाली लाइन है ये आपको नहीं देखनी, केवल आपको ये कोण ये वाला एंगल देखना है, ये वाला आपको ट्रायंगल देखना है। क्या है AOC, ये कोण आपको दे रखा है I, ये आपको दे रखा है अल्फा, लेकिन यहाँ वाला आपको नहीं दे रखा है। लेकिन इसके बाहर आपको ये ज़रूर दे रखा है गामा। क्या दे रखा है? गामा। आपने मैथ में पढ़ा होगा, छोटे क्लास में ये फॉर्मूला होता है बहिष्कोण निकालने का। बहिष्कोण का मतलब क्या होता है? जो त्रिभुज के बाहर का कोण होता है, बाहर वाला। देखिए इस त्रिभुज के ये बाहर कोण दे रखा है गामा, तो यहाँ पर लगाएंगे बहिष्कोण का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है एंगल AOC में बहिष्कोण। अब ये बहिष्कोण होता क्या है? बहिष्कोण अभी अपने आपको होता है जो भी त्रिभुज के बाहर होगा। त्रिभुज के बाहर कौन सा है? गामा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया गामा बराबर। बहिष्कोण होता है जो भी बाहर कोण लिखा होगा उसके अंदर वाले जो दोनों कोण होंगे जो दे रखे हैं उनके योग के बराबर होता है। योग का मतलब जोड़ के बराबर। यहाँ पर अंदर I दे रखा है और अल्फा दे रखा है, तो I प्लस अल्फा, यही हमारा बहिष्कोण होता है। आपको कहीं पर भी अगर बहिष्कोण निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? जो भी आपको बाहर कोण दे रखा होगा वो लिख लेंगे, और जो भी त्रिभुज के अंदर दो कोण हमेशा दे रखे होंगे बहिष्कोण अगर निकालना होगा तो दोनों कोणों को जोड़ देंगे आप, और बराबर में वो रख देंगे जो भी आपके एंगल के बाहर कोण दे रखा होगा। यही हमारा बहिष्कोण होता है। सबसे पहले क्या किया? जो बाहर कोण दे रखा था उसको लिख लिया, और अंदर जो दो कोण दे रखे थे उनका योग कर दिया, यानी कि उन दोनों को जोड़ दिया। तो बहिष्कोण AOC में क्या हो जाएगा? गामा बराबर I प्लस अल्फा। आप गामा कैसे बनाएंगे? गामा को गलत तरीके से ना बनाएं, इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये हमारा क्या है? गामा है। अल्फा इस तरीके से बनता है, बीटा इस तरीके से बनता है, और गामा हमने आपको बता ही दिया। इन जो चिन्ह है इनको गलत बिल्कुल ना बनाएं, बिल्कुल सही ढंग से बनाएं जिस तरीके से हम बना रहे हैं। ये तो हो गया एंगल AOC में बहिष्कोण। इसी तरीके से देखिए, अगर हमें स्नेल के नियम में I और R चाहिए था, यहाँ से हम देखिए I मिल जाएगा। यहाँ से कैसे I मिलेगा? I को इधर ही रखिए, ये जो अल्फा है इसको इधर पहुंचा दीजिए, प्लस का है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने I का मान निकाल लिया। ये काम हमारा किस में आएगा? स्नेल के नियम में काम आएगा। अब ऐसे ही हम R का मान भी निकाल लेंगे। देखिए जो बहिष्कोण लगाया है, अल्फा को उधर पहुंचा दिया तो I का मान हमें मिल गया। इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब ऐसे ही हम R का मान भी निकालेंगे। अब देखिए चित्र में R कहाँ है? ये है R, ये है R। क्या है हमारा? R है। तो अब हमें ये वाला एंगल देखना होगा, यानी ये वाला त्रिभुज देखना होगा। इससे तो नहीं बनाएंगे, अब आपको किससे बना दे? चलिए पेन से बना देते हैं। अब आपको ये वाला देखना है एंगल। चित्र तो सभी ने बना ही लिया होगा, लेकिन आप जो हम कर रहे हैं ये डार्क आप बिल्कुल ना करें, हम तो केवल आपको समझा रहे हैं। ये वाला, ये है AIC। अब आपको केवल इस त्रिभुज को देखना है और पूरा कुछ नहीं देखना है, केवल आपको इस त्रिभुज को देखना है AIC। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार जिस प्रकार हमने AOC में करा था, ऐसे है अब हम AIC में करेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार त्रिभुज AIC में। आपको दिख नहीं रहा है? इस देखिए AIC में बहिष्कोण क्या करेंगे? ये वाला देखिए, यहाँ पर भी देखिए बाहर गामा ही दे रखा है, अंदर दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? गामा बराबर बीटा प्लस R। देखिए यहाँ पर क्या किया? जो बहिष्कोण हमें दे रखा है, यानी जो बाहर वाला दे रखा है, और त्रिभुज के दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे, ये हमारा बहिष्कोण निकल आएगा AIC में गामा बराबर बीटा प्लस R। देखिए फिर से आपको बता देते हैं, सबसे पहले हमने AOC लिया है, बहिष्कोण का फॉर्मूला लगाया, गामा बराबर आपको केवल ये वाला एंगल देखना है, ये बीच वाली लाइन अभी नहीं देखनी है क्योंकि अभी हम केवल AOC की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए दोनों कोणों को अंदर वाले जोड़ देंगे I प्लस अल्फा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है गामा बराबर I प्लस अल्फा।
स्नेल के नियम में हमको यहाँ पर आई और आर के मान चाहिए हैं। तो यहाँ से देखिए हमने आई का मान निकाल लिया है, अल्फा को उधर भेज दिया है, तो क्या हो जाएगा आई बराबर गामा माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस का है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही हमने ए आई सी में भी किया है। देखिए ए आई सी वाला जब त्रिभुज लेंगे इसमें भी बहिष्कोण लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारी स्नेल के नियम में काम आएगी। तो देखिए यहाँ से भी हमने गामा बराबर बीटा प्लस आर ले लिया है। यहाँ से भी हम क्या करेंगे आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा आर बराबर, ये बीटा प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा गामा माइनस का बीटा। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए हमने आई और आर के मान क्यों निकाले, क्योंकि स्नेल का नियम ही होता है साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर एन, इसलिए हमें यहाँ पर आई और एन की वैल्यू चाहिए होगी, इसलिए हमने यहाँ पर आई और आर की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करेंगे इन दोनों वैल्यू को हम स्नेल के नियम में रख देंगे, फिर हमें आपको बताएंगे आगे क्या करना है। इतना आपने आशा करते हैं कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आर का मान निकालने के बाद आपको क्या लिखना है, स्नेल के नियम से, हम भी यहाँ पर लिख देते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर एन। अब यहाँ पर जो हमने पहली और दूसरी समीकरण में आई और आर के मान निकाले थे वो रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन आई की जगह पे हमने आई का मान क्या निकाला था गामा माइनस का अल्फा, और यहाँ पर आर का भी मान रख देंगे साइन गामा माइनस का बीटा, और बराबर में हमारा एन चल रहा है एन लिख देंगे। अब क्या करेंगे अगर हम मान लें कि ये कोण बहुत छोटा हो तो यहाँ पर लिखेंगे यदि जो कोण है वो बहुत छोटा हो। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है यदि कोण आई और आर बहुत छोटे हो तब क्या करेंगे इस साइन को हम छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, यहाँ पे तब करके लिख लीजिएगा गामा माइनस का अल्फा गामा माइनस का बीटा बराबर एन। क्या किया है स्नेल का नियम लगाया, आई और आर की वैल्यू रखी, और अगर हम मान लें कि यदि आई और आर बहुत छोटे कोण हैं तो यहाँ पर साइन हम यहाँ से हटा देंगे, तो आ जाएगा गामा माइनस का अल्फा अपॉन में गामा माइनस का बीटा बराबर एन। अब क्या करेंगे इन दोनों को हम क्या पहुँचा देंगे इधर पहुँचा देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक है, इसकी गुणा इससे करेंगे नीचे से, नीचे वाले एक से, और इसकी गुणा इधर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा गामा माइनस का अल्फा बराबर एन गामा माइनस का बीटा। क्योंकि जो एन है एन की गुणा इन दोनों से होगी इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है। तो यहाँ पर अगले स्टेप में आपको गुणा करके दिखा देते हैं। एन की गामा से होगी तो हो जाएगा एन गामा माइनस एन की बीटा से होगी तो हो जाएगा एन बीटा। बस अब इसको बना लीजिए समीकरण 3, क्योंकि 2 समीकरण पहले ही बना चुके हैं, ये हो जाएगी तीसरी समीकरण। अब फिर से चित्र की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए होंगी, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम निकाल लेंगे और इसी समीकरण में रख देंगे। हमारा डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जो हमें प्रूवमेंट लाना है एन अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू बराबर एन माइनस 1 अपॉन आर, ये हमारा प्रूवमेंट हो जाएगा। क्या करना है अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। चलते चित्र की ओर अपने। देखिए ये चित्र था हमारा, यहाँ पर हमने पहले ही बना लिया था, ये अल्फा कोण है, ये बीटा है और ये गामा है, पहले ही बना लिया था। तो यहाँ पर हमको अल्फा बीटा गामा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले ही मान लिया था ये अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अल्फा वाला त्रिभुज लेंगे, उसके बाद बीटा वाला लेंगे, उसके बाद गामा वाला लेंगे। अल्फा वाला क्या है ए ओ सी हमारा अल्फा है, ए आई सी हमारा बीटा है, और ए सी एम हमारा क्या है गामा कोण है। इस तरीके से हम एक एक कोण लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे tan का। देखिए tan का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन कॉस tan, ये आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे। तो tan का होता है फॉर्मूला, देखिए आपको यहाँ पर लिखते हैं tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। सॉरी ये हमने कॉस का आपको बता दिया, ये गलत है। tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, ये हमारा होता है tan थीटा का फॉर्मूला। क्या होता है लंब बटे में आधार। अब ये लंब आधार क्या होता है, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनना है, ये बन रहा है, ये मान लिया हमने 90 डिग्री का है, तो इसके जो कोण के सामने वाला होता है, ये कोण है,
कोण के देखिए आपको इधर समझाते हैं अच्छी तरीके से, तब अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीके से एंगल बना है, यहाँ पर ये हमारा कोण है ए ओ सी, ये हमारा त्रिभुज है ए ओ सी, ये ए ओ सी हमने आपको यहाँ पर बना दिया ए ओ सी। अब यहाँ पर ये दे रखा है अल्फा, और देखिए इसकी ऊंचाई अभी हमने बताई थी, ये जो दे रखी है ऊंचाई ए और एम, ये ए एम है, सी नहीं है, ये ले रहे हैं हम, ए ओ एम लेंगे, तो इसकी ऊंचाई क्या है, एच है। अब टेन फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब क्या होगा, जो भी ये जो एंगल होगा इसके, ये जैसे हमें एंगल दे रखा है अल्फा, अल्फा के जस्ट सामने वाला हमारा लंब होता है, क्या होता है, लंब। और लंब हमको दे कितना रहा है, एच दे रखा है, तो एच लिख लेंगे। आधार क्या होता है, ये जो ये आधार ये होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो इन दोनों को मिलाती है, ये रेखा और ये रेखा इन दोनों को मिला रही है, ये वाली देखिए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा से मिलकर ये रेखा बनी है, इसको हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, केवल हमको लंब और आधार चाहिए। जो भी कोण के सामने वाला होता है उसको बोलते हैं लंब, जो हमें दे रखा है एच। आधार क्या होगा, ये आधार होगा ओ एम, और ओ से लेकर एम तक की दूरी हमको दे रखी है यू, तो इसलिए हम यहाँ पर यू लिख लेंगे। तो देखिए टेन थीटा का अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि थीटा की जगह पर अल्फा